प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार जहांगीर, फिजिक्स एजुकेटर एट इंदिरा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरी। मैं आज आपको 11वीं क्लास के चैप्टर नंबर 14 वेव्स तरंग, जिसका टॉपिक है अपरिगामी तरंग स्टैंडिंग वेव, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले कि अपरिगामी तरंग क्या होती है, अपरिगामी तरंग का निर्माण किस प्रकार होता है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या होती है, अपरिगामी तरंगों के लिए विस्थापन समीकरण क्या होता है, अपरिगामी तरंगों के फलस्वरूप किस किस का निर्माण होता है, ये तरंग किस प्रकार दिखाई देती है। तत्पश्चात इसके अंतर्गत जो भी गणितीय विश्लेषण है उसके आधार पर अपरिगामी तरंग का निर्माण एवं उसका विश्लेषण आज अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपरिगामी तरंग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडिंग वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स, दोनों भाषाओं में से आप कुछ भी कह सकते हो, स्टैंडिंग या स्टेशनरी। इसका वास्तविक अर्थ अपनी लोकल लैंग्वेज में होता है। स्टैंडिंग का मीन्स होता है, अपन जानते हैं, स्तर। स्तर का मतलब होता है बिल्कुल विराम अवस्था। और जब भी अपन स्तर या स्टैंड पोजीशन देखते हैं, इसका मतलब और अपनी भाषा में भी समझें तो अपन कह सकते हैं कि रुका हुआ। यानी वास्तव में तरंग है वो संचरित तो होती है, लेकिन जब सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का निर्माण होता है या अध्यारोपण होता है जब दो तरंगों का, तब उसके बाद में जो तरंग अपने को रिजल्ट के रूप में प्राप्त होती है, उस तरंग में बिल्कुल भी तरंग का जो संचरण है वो अपने को दिखाई नहीं देता। केवल और केवल रुकी हुई तरंग अपने को प्रतीत होती है, जिस बीच अपन उस तरंग को केवल और केवल हार्मोनिक पोजीशन दे सकते हैं, जिसके फलस्वरूप दो चीजों का निर्माण होता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। देखो भाई, ये जो अपने पास अपरिगामी तरंग है, सबसे पहले इस अपरिगामी तरंग में की दो तरंगे हैं, उन दो तरंगों को जब अपन विपरीत डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा के अंतर्गत एक दूसरे की तरफ संचरित करवाते हैं, तब उन दोनों तरंगों का जब अध्यारोपण होता है, अध्यारोपण का मतलब इसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपरपोजिशन, और सुपरपोजिशन का वास्तविक अपनी भाषा में अर्थ ले तो उन तरंगों का होता है मिलना। यदि अपन तरंगों का जब मिलान करते हैं किसी न किसी पॉइंट पर, दोनों तरंगे विपरीत दिशा में संचरित होती हुई एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो एक नई तरंग का निर्माण होता है। उस नई तरंग को अपन रिजल्ट वेव या परिणामी तरंग कहते हैं। उस परिणामी तरंग के कण हमेशा स्तर अवस्था में आपको ऊपर नीचे मोशन करते हुए प्रतीत होंगे, आगे की ओर संचरित होते हुए प्रतीत नहीं होते। इसका मतलब है कि तरंग है वो रुकी हुई अपने को दिखाई देती है। तब इस तरंग को अपन कहेंगे अपरिगामी तरंग। और अपरिगामी तरंग में केवल और केवल ऊर्जा एवं जो संवेग है उसका स्थानांतरण नहीं होता। तो अपन अगर लिखें अपरिगामी तरंग की परिभाषा, तो अगर परिभाषा लिखे तो केवल और केवल अपरिगामी तरंग की परिभाषा में अपन ये पढ़ सकते हैं कि दो तरंगे जो विपरीत दिशा में संचरित होती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप तरंग के कण SHM
यानी सरल आवर्त गति करते रहते हैं तथा इन तरंगों के निर्माण के फलस्वरूप ऊर्जा एवं संवेग का स्थानांतरण नहीं होता। इस अपरिगामी तरंग में केवल और केवल दो चीजें हैं। एक इसकी इन दोनों तरंगों की, तरंग नंबर 1, तरंग नंबर 2, यदि तरंग पहली तरंग प्लस x दिशा में संचरित हो रही है तो दूसरी तरंग जाहिर सी बात है कि अपने को इसकी विपरीत दिशा लेनी है तो -x दिशा में संचरित करवाना पड़ेगा। अगर यह शर्त फॉलो होती है तब ही अपन स्टैंडिंग वेव्स का निर्माण करना संभव है। +x दिशा की बात करें तो आपने पहले पढ़ के आए हो कि +x दिशा में जब भी कोई तरंग संचरित होती है तो उसके लिए जो विस्थापन है वो विस्थापन अपन लिखते हैं y से, जिसका मान होता है a sin ω t माइनस का kx। यहाँ पे तरंगे दो है तो पहली तरंग के लिए विस्थापन अपन y की जगह y1 लेंगे, उसका मान a sin ω t माइनस kx। यहाँ आपको पता है t है समय, ω है कोणीय आवृत्ति, k आपके पास है तरंग संचरणीयता, के है तरंग संचरणीयता, जिसकी वैल्यू आपको पता है 2π/λ होता है। फिर उसके बाद में x है, ये x आपका है पथांतर। x क्या चीज है वहां पे? पथांतर। कलांतर और पथांतर में अपन ने पहले रिलेशन पढ़ लिया, वहां पे ये चीज है y1 यानी पहली तरंग का समीकरण विस्थापन, जो कौन सी दिशा में? +x दिशा में। अब +x और -x दिशा में केवल अंतर इतना है कि जब दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण लेंगे तो y2 बराबर a sin ω t प्लस kx। इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि जब विस्थापन अपन करवाते हैं तो पहले विस्थापन के लिए माइनस लेते हैं प्लस के लिए, और दूसरी के लिए अगर माइनस दिशा में है तो उसके लिए क्या लेते हैं? प्लस। बाकी सब चीजें समान है। यहाँ देखो ये ए है आपका एम्पलीट्यूड यानी आयाम, और आयाम का सीधा सीधा संबंध होता है कण के अधिकतम विस्थापन से। ये एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड ए का मतलब दोनों में ए समान है, यानी इस तरंग के निर्माण के फलस्वरूप जब दो तरंगे ली जाती है तो उसका आयाम समान होता है। दूसरी बात में ये sin ω t माइनस kx ये प्लस दिशा के लिए, और ये कौन सी दिशा के लिए है? माइनस दिशा के लिए। ये दोनों तरंगे विपरीत दिशा में आती हुई जब एक दूसरे के साथ अध्यारोपित होगी तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी दो या दो से अधिक तरंगे किसी बिंदु पर मिलती है तो उन तरंगों से एक परिणामी तरंग है जनरेट होती है। उस परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो विस्थापन अन्य सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि जो अपने पास रिजल्टेड वेव है उसका जो विस्थापन है वो अन्य विस्थापनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होना चाहिए। ये अपना जो आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत है वो अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को ये जानकारी देता है। तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत के साथ में अपन अपरिगामी तरंगों का विस्थापन समीकरण ज्ञात करेंगे। अपरिगामी तरंगों के निर्माण के फलस्वरूप अपने पास यहाँ पे इस तरीके की शेप या आकृति मिलती है। इस आकृति में देखो ये है आपकी दर्द सतह, ये भी आपके पास दर्द सतह। जरूरी नहीं है कि अपन यहाँ दर्द सतह लें, खुली सतह भी अपन यहाँ पे ले सकते हैं। दर्द सतह है, दर्द सतह का मतलब जब एक तरंग
आपतित होती है दृढ़ सतह पर, यदि वो तरंग का श्रृंग अपने को जा रहा है, यानी इस तरंग का जो श्रृंग है वो यदि दृढ़ सतह पर आपतित हो रहा है तो परावर्तन के फलस्वरूप अपने को घृत का निर्माण प्राप्त होता है। यह गर्त बनता है दृढ़ सतह से, जबकि यहाँ पे अपन खुली सतह लें तो उस खुली सतह में केवल इतना अंतर है कि यदि सुरंग को भेजोगे तो अपने को परावर्तन में भी सुरंग ही प्राप्त होगा। उसकी बजाय दृढ़ सतह लेते हैं तो अपन को जो हार्मोनिक पोजीशन मिलती हुई प्रतीत होती है वो अपने को स्पष्ट दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे जब सुरंग को भेजूंगा दृढ़ सतह तक तो दृढ़ सतह से परावर्तन होने के बाद में पुनः अपने पास गर्त सतह मिलेगी और ये दोनों सुरंग और गर्त मिलकर एक हार्मोनिक स्थिति का निर्माण करते हैं। यानी अपन उसको साधारण भाषा में एक लूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 3 पोजीशनें अपने को दिखाई देती है। पहली पोजीशन नंबर 1, दूसरी पोजीशन नंबर 2, तीसरी पोजीशन नंबर 3। यानी इन 3 पोजीशन का मतलब, यानी यहाँ पे पहली तरंग का कण 1 नंबर पे बैठा है, फिर कण है वो 2 नंबर पे बैठा है और फिर कण है वो कितने नंबर पे बैठा है, 3 नंबर पे। जैसे जैसे एक स्थिति से 2 के मध्य जाऊंगा तो हर मूल स्थिति से ऊपर की ओर कण है वो मोमेंट करता हुआ ऊपर नीचे, क्योंकि अपरिगामी तरंग की आवश्यक शर्त है कि इसके निर्माण के फलस्वरूप इसका जो कण है वो कण असक्षम गति करता है और असक्षम गति के कारण यहाँ कण ऊपर नीचे गति करता हुआ अपने को दिखाई या प्रतीत होता है। तो यहाँ पे पोजीशन सबसे हाईएस्ट पोजीशन नंबर मैंने 2 ली है और सबसे लोवेस्ट पोजीशन नंबर मैंने 1 और 3 दिखाई है। तो अपरिगामी तरंगों के निर्माण के परिमाण स्वरूप जो पोजीशन नंबर 1 है, इसको अगर अपन देखते हैं तो इसमें जो कण है वो बिल्कुल मूल अवस्था से जो लाइन या रेखा गुजरती है उसी के ऊपर स्थित रहता है, न ऊपर गति करता है और न ही कहाँ गति करता है, नीचे। इसका मतलब इस कण का विस्थापन यानी अपन माने तो ये कण बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हुआ और ये कण नंबर 3 है, ये भी विस्थापित नहीं हुआ। इसका मतलब पोजीशन नंबर जो 1 और पोजीशन नंबर 3, इन दोनों कणों का विस्थापन यदि 0 है तो विस्थापन का सीधा संबंध होता है आयाम, एम्पलीट्यूड। और आयाम यदि यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि आयाम पोजीशन नंबर 1 पे कण का कितना है, 0। पोजीशन नंबर 3 की बात करें तो भी एम्पलीट्यूड आयाम कितना है अपने पास, 0। लेकिन जैसे ही एक पोजीशन नंबर से दूसरी पोजीशन नंबर तक अपन स्थिति तक जाते हैं तो कण है वो अपने विस्थापन करना प्रारंभ कर देता है और इस विस्थापन के परिमाण स्वरूप अपने को मिलता है स्थिति नंबर 2। इस स्थिति नंबर 2 पर कण का विस्थापन अधिकतम होता है। विस्थापन अधिकतम होता है, 1 से 2 तक जाओगे तो विस्थापन के मान में बढ़ोतरी होती है या अपन कह सकते हैं वृद्धि होती है, और 2 से अपन आते हैं 3 पे तो विस्थापन के मान में क्या होती है, कमी होती है। जब अधिकतम विस्थापन की बात करें तो उस अधिकतम विस्थापन को ही अपन अपनी भाषा में या तरंग में बोलते हैं एम्पलीट्यूड यानी आयाम, और अधिकतम विस्थापन जिसका आयाम है वो आयाम अपने पास पोजीशन नंबर 2 पे मिला मैक्सिमम। क्या मिला, मैक्सिमम। तो 3 बिंदुओं में से एक बिंदु पे आयाम 0, 3 नंबर पोजीशन पे आयाम 0, यहाँ पे जो 2 नंबर पोजीशन है उसका आयाम अधिकतम। तो इसका मतलब मेरे पास 2 चीजें मिली, आयाम 0, आयाम अधिकतम। यदि आयाम 0 है और आयाम क्या है, अधिकतम है, जब किसी भी कण का आयाम 0 होता है इसका मतलब उस कण की पोजीशन को कहते हैं अपन नोड बिंदु, पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं, नोड पॉइंट। और नोड पॉइंट का हिंदी अर्थ होता है निष्पंद कहलाता है। तो इस निष्पंद की परिभाषा में सीधा संबंध होता है उस तरंग के कण के आयाम से रिलेटेड।
और तरंग का जो कण है उसका आयाम शून्य होगा तो उस बिंदु को अपन एक पॉइंट कहेंगे या बिंदु, वो है द्विस्पंद जिसको कहते हैं नोड। दूसरा, अपने पास एक रिजल्ट इस आकृति को देखने के बाद में प्राप्त हुई कि यहाँ पे स्थिति नंबर जो 2 है उस स्थिति पे कण का अधिकतम विस्थापन प्राप्त हुआ और विस्थापन को अपन कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड यानी आयाम है वो मैक्सिमम यानी अधिकतम प्राप्त हुआ और इस तरंग में कण का यदि आयाम जिस स्थान पर अधिकतम प्राप्त होता है उस स्थान को अपन पॉइंट नंबर कहते हैं एंटीनोड। एंटीनोड का हिंदी अर्थ होता है आपका प्रस्पंद। इसका मतलब जब अपने पास स्टैंडिंग वेव प्राप्त होती है तो अपन के पास 2 चीजें अन्य और मिल गई। पहली चीज नोड, दूसरी चीज एंटी नोड। यहां से आपको क्वेश्चन पुटअप आधे नंबर में करता है कि नोड और एंटी नोड क्या होते हैं। नोड का मतलब केवल और केवल कुछ भी लंबा चौड़ा नहीं देखना है। नोड में कण का विस्थापन 0, इट मीन्स आयाम उसका 0। और एंटी नोड का मतलब कण का विस्थापन अधिकतम, इसका मतलब उसका आयाम भी क्या होगा आपका अधिकतम। तो यहां से 2 परिभाषाएं अपने को मिल गई, निस्पंद और प्रस्पंद। अब बात आती है कि कोई भी अपरिगामी तरंग है, उस अपरिगामी तरंग के लिए अपन अलग अलग निस्पंद कहां बनेगा, प्रस्पंद कहां बनेगा, तो इनके लिए कुछ दूरियां दी जाती है। यदि मैं बात करूं एक निस्पंद और एक प्रस्पंद, यानी कह दूं एक निस्पंद व एक प्रस्पंद के मध्य की दूरी, तो मैं कह सकता हूं इनके मध्य की दूरी होती है λ/4। यहां पे जो आपके पास लेमड़ा है ये वेव लेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य है λ/4। जो तरंग दैर्ध्य लिया जाता है उसका चौथाई भाग एक प्रस्पंद और एक बनता है निस्पंद के बीच की दूरी। दूसरी इसमें आती है एक आपके पास 2 कर्मागत निस्पंद। यदि 2 कर्मागत निस्पंद है उनके मध्य की दूरी पूछे तो आपको तरंग दैर्ध्य का आधा मान करना है। आधा का मतलब λ/2। यदि आपके पास 2 कर्मागत परस्पंद के मध्य की दूरी पूछे तो आपके पास मान होता है λ/2। ये पूरा का पूरा जब आपके पास अपरिगामी तरंगों का निर्माण अपन पढ़ेंगे तो सारा का सारा गणितीय विश्लेषण के दौरान इसका मान आएगा कि एक निस्पंद एक प्रस्पंद के बीच की दूरी λ/4, 2 कर्मागत निस्पंदों के मध्य की दूरी λ/2 और 2 कर्मागत प्रस्पंद के मध्य की दूरी λ/2 होती है। इनके बाद में अपन के पास टॉपिक है वो है अपरिगामी तरंगों का विस्थापन समीकरण। अपरिगामी तरंगों का कौन सा समीकरण? विस्थापन समीकरण। अब अपने पास टॉपिक है वो है अपरिगामी तरंगों का विस्थापन समीकरण। तो अपरिगामी तरंगों के निर्माण के फलस्वरूप अपन ने 2 चीजें पढ़ी थी कि कम से कम 2 तरंगे उनकी दिशा होनी चाहिए विपरीत। तो +x दिशा में यदि अपने पास +x दिशा में कोई तरंग है वो गतिमान या संचरित हो रही है तो उसके लिए विस्थापन समीकरण y1 = a sin ωt -kx होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके बाद में -x दिशा लेने के पीछे यहाँ पे कंडीशन है कि जब भी स्टैंडिंग वेव बनेगी तब अपने पास दोनों तरंगे विपरीत दिशा की होनी चाहिए। और यहाँ पे -x दिशा में y2 हो जाएगा a sin ωt +kx। यदि +x दिशा वाली तरंग के जो विस्थापन समीकरण है उसको समीकरण नंबर 1 देना, फिर उसके बाद -x दिशा वाली जो तरंग है y2 उसका विस्थापन समीकरण उसको समीकरण नंबर 2 देंगे, क्योंकि 2 तरंगे हैं 2 विस्थापन समीकरण अपने को प्राप्त होगा। फिर अपन को पता है कि जब तरंगों का अध्यारोपण होता है तो जब अध्यारोपण होगा तब यहाँ पे अपन
अध्यारोपण का क्या लगाएंगे? सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण का सिद्धांत अपने को यह कहता है कि दोनों तरंगों से प्राप्त परिणामी तरंग का जो विस्थापन होता है उसका सदिश मान सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात इस भाषा से अपन कह सकते हैं कि y का मान है वो y1 प्लस y2 होगा। यहां मैं केवल मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण को ही ले रहा हूं, साथ ही साथ उनकी दिशा नहीं ले। यहाँ पे केवल और केवल अगर मैं यहाँ पे दिशा भी लूं तो इसके सिद्धांत के अनुसार वेक्टर लगाना अनिवार्य है। अपने को तो विस्थापन का समीकरण यानी परिमाण का मान निकालना है, अंतिम परिणाम में जो तरंग है उसकी दिशा नहीं बताते हुए। तो इसका मतलब y बराबर y1 प्लस क्या आ जाएगा? y2। अब अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों का मान इस समीकरण में रखेंगे, जिसको अपन दे सकते हैं समीकरण नंबर 3। यानी समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर तो यहां से अपने को मिलेगा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। जैसे ये मान रखा अपने पास तो अपने को प्रतीत हुआ कि यहाँ a है और यहाँ भी क्या है? a। इसका मतलब इस पूरे के पूरे समीकरण में RHS में से एक चीज अपन कॉमन लेंगे। वो कॉमन चीज आएगी अपने पास a, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। जैसे ही एक को बाहर निकाला तत्पश्चात अपने पास ये समीकरण प्राप्त हुई। इस साइन जो है इस फलन के आगे जो भी चीज है इसको यदि मैं मान लूं a और इसके आगे जो भी चीज है इसको मान लूं मैं b, तो यहां से अपने पास एक आइडेंटिटी मिलती है जिसका मान इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस साइन b। यह आइडेंटिटी अपन ने तरंगों के अध्यारोपण सिद्धांत में भी पढ़ा है। तो यहां से देखो साइन a प्लस साइन b अपने पास हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बट्टे 2 कोस a माइनस b बट्टे 2। यानी यहाँ पे मान इस कैपिटल A का मान ओमेगा टी माइनस के एक्स रखना है और B का मान ओमेगा टी प्लस के एक्स रखना है, जिसका मतलब इसमें सूत्र में अपने पास a प्लस बी यानी दोनों चीजों को एक बार जोड़ना है, फिर उसका 2 से डिवाइड करना है, फिर एक बार दोनों को घटाना है और क्या करना है? 2 का डिवाइडेशन। ये मान जैसे ही अपन रखेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा a 2 सूत्र के साइन a का मान है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस का के एक्स, भाग में या बट्टे में कितना है अपने पास? 2। अब एक बार इन दोनों को घटाएंगे तो कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी किसी भी संख्या के पहले माइनस होता है वो अंदर कोष्टक वाली जितनी भी संख्या है उसको चिन्ह को परिवर्तित करेगा। देखो ओमेगा टी आपके पास प्लस का है तो किसका बन गया? माइनस का। और के एक्स प्लस का है तो भी किसका बन जाएगा? माइनस का। क्योंकि जो आइडेंटिटी में माइनस का चिन्ह है ये चिन्ह किसी अन्य चिन्ह से जब मल्टीपल होता है तो ये परिवर्तित करता है। तो यहां से थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा है वैसा लिख दोगे तो भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखो यहां से एक छोटी सी बात है, इस 2 को ज्यादातर इस 2 से क्या कर दिया जाता है? कैंसल आउट। ये कभी भी कैंसल आउट नहीं होगा क्योंकि ये जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो भी चीज है इसके कोण को निरूपित करती है। यहाँ पे देखो y बराबर a 2 साइन, यहां से देखो सॉल्यूशन करेंगे माइनस का के एक्स है प्लस का के एक्स है, तो यहां से ये कैंसल आउट, एक ओमेगा टी और एक ओमेगा टी बन जाएगा अपने पास 2 ओमेगा टी बट्टे में 2।
यहां से के एक्स माइनस के, लेकिन ओमेगा टी और ओमेगा टी क्या है, प्लस और माइनस, तो 3 प्लस का माइनस का 3 0, इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल आउट, ये के एक्स कोस 2 के एक्स तो बना, लेकिन दोनों ही किसके है, माइनस के, तो यहां से आ जाएगा माइनस का, बट्टे में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो अपने पास आया वाई ए 2 साइन ओमेगा टी कोस माइनस का के एक्स, ये आया। तो यहां पे एक आइडेंटिटी और लगेगी कोस माइनस थीटा, यानी अपने पास एक आइडेंटिटी होती है कोस माइनस का थीटा, वो अपने पास बनता है कोस थीटा, कोस माइनस थीटा अपने पास बनता है आइडेंटिटी में क्या, कोस थीटा। इसके लिए अपन यहां से अपने पास मान आएगा y बराबर a 2 साइन ओमेगा टी कोस माइनस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस, तो कोस के एक्स, तो इसको अगर एडजस्टमेंट करके लिखते हैं तो अपने पास आएगा 2a कोस के एक्स साइन ओमेगा टी। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि जब भी अपने पास ये रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में ओमेगा टी है, इस ओमेगा टी के साथ में क्या नहीं आ रहा है, एक्स। जब इस ओमेगा टी के साथ में एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी दूरी या पथांतर का मान नहीं प्राप्त हो रहा है, और जब कण के सापेक्ष दूरी और पथांतर का मान अपने पास नहीं प्राप्त होगा, तो अपन कह सकते हैं कि कण है वो स्थिर अवस्था में बना रहा है। अगर कण स्थिर है यानी उसका विस्थापन नहीं हो रहा है, तो तरंग का संचरण भी नहीं होगा। तब इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो किसका हो सकता है, सरल आवर्त गति का। यदि कण सरल आवर्त गति करेगा तो वहां पे तरंग का संचरण होता हुआ प्रतीत नहीं होता। इसका मतलब ये कौन सी तरंग का विस्थापन समीकरण हो सकता है, अपरिगामी तरंग का होगा। तो यहाँ पे x नहीं आने की वजह से अपन कह सकते हैं कि ये SHM का है, और SHM की एक प्रॉपर्टी होती है, उसका जो त्वरण है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विस्थापन के, और यहाँ पे विपरीत दिशा में होगा। कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। और अपन ने शुरू में ही लिया है, जब दो तरंगे ली, दोनों कौन सी दिशा में ली, विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे अपने पास ये SHM का समीकरण है। यहां से जो अपने पास 2a cos kx है, इसको अपन मान सकते हैं r बराबर परिणामी आयाम, यानी जो अपने पास तरंग आई उस तरंग का परिणामी आयाम है, उसको अपन ने मान लिया r। इस r की वैल्यू अपन मान सकते हैं 2a cos kx। तो ये जो अपने पास है परिणामी तरंग है, उसका मान, परिणामी आयाम है, उसका मान 2a cos x। ये r की वैल्यू यहां रखेंगे तो y बराबर r साइन ओमेगा t। ये अपने पास फाइनली जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट कहलाता है अपरिगामी तरंगों का विस्थापन समीकरण। ये जो रिजल्ट है विस्थापन समीकरण कहलाता है किसका, अपरिगामी तरंगों का विस्थापन समीकरण। इस विस्थापन समीकरण के आधार पर ही अपने पास दो चीजें प्राप्त होगी, जो मैंने आपको पहले बताया था। एक प्राप्त होगा आपका नोड और एक प्राप्त होगा आपका एंटी नोड। अपने को पता है नोड में जो आयाम है वो 0 रखना है, और एंटी नोड है उसमें आयाम अपने को रखना है मैक्सिमम। तो ये दोनों जो शर्तें अपन ने पहले डिस्कस कर ली, उसका जो मान आ रहा है λ/4 λ/2, वो कैसे आ रहा है, वो इस सूत्र की सहायता से अपन प्राप्त करेंगे। बाकी देखेंगे कल। धन्यवाद।